Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. So guys, लास्ट टाइम हम कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने कैंसर की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप के बारे में डिस्कस करा था। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके डायग्नोसिस फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप इसको जो है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी जो है वो थेरेपी अवेलेबल है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर, यानी अगर कैंसर है तो उसके सिम्टम्स किस तरह से हम जो है वो उनके बारे में पता लगा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए परसिस्टेंट ट्यूमर, अगर किसी को ट्यूमर है, ठीक है, और वो लंबे समय तक है, या किसी को कई बार आपने देखा होगा गिल्टी वगैरह हो जाती है हाथ पैर में, तो वो भी ट्यूमर जो है वो कैंसर में बदल सकता है। ठीक है, उसके बाद बाउंड विद कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, कोई ऐसा घाव है जो आपको लंबे समय से है और उसमें से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी कैंसर हो सकता है। परसिस्टेंट इंडाइजेशन, यानी कि आपको लंबे समय से क्या हो रहा है, खाना पचाने में प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन आपकी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। रैपिड चेंज इन अपीयरेंस, फॉर्म एंड ग्रोथ ऑफ सम पार्ट ऑन द बॉडी, कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर अपने आप से कुछ निशान जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी हम जिनको बोल देते हैं, उनमें क्या हो रहा है, एकदम से उनकी अपीयरेंस जो थी, यानी जैसे वो दिखते थे, उनकी अपीयरेंस में चेंज आ गया है, उनकी ग्रोथ जो है इम्प्रॉपर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो अगर आपकी बॉडी पे ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देते हैं वो भी कैंसरस हो सकता है। परसिस्टेंट चेंज इन द बाउल्स मूवमेंट, यानी कि जब फीसिस का रिमूवल होता है एनएच के थ्रू, तो उसमें कई बार क्या आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ठीक है, या सॉलिड हो सकते हैं, आपको इरिटेशन होगी बाउल्स मूवमेंट के दौरान, यानी जब आप फीसिस पास आउट करते हैं तो आपको इरिटेशन हो सकती है उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो वो कैंसरस हो सकते हैं, ये डेंजर सिग्नल है कैंसर के। ठीक है, वन इज की परसिस्टेंस हॉर्नेस इन द वॉइस, यानी कि आपके गले में लंबे समय से जो है वो खराश रह रही है। ठीक है, आपको खांसी आ रही है, आपको खाना अंदर ले जाने में या पानी पीने में क्या हो रहा है, जब आप यानी अंदर स्वेलिंग कर रहे हैं, उसको निगल रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो ये भी डेंजर सिग्नल्स हो सकते हैं कैंसर के। अब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हफ्ते अगर जुकाम वगैरह हो जाए और उसके बाद अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही तो वो कैंसर है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लंबे समय तक ये जो है इसी तरह से कंडीशन रहती है तो मे भी ये अर्ली स्टेजेस हो सकते हैं, आप उन्हें चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जो है वो लंबे समय से अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपका वेट जो है, यानी कि कुछ भी ना करके जो है वो, यानी आप स्वस्थ भोजन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बैलेंस डाइट है आपकी, फिर भी जो है अनएक्सपेक्टेड वे से आपका वेट लूज हो रहा है, तब भी आपको इसके लिए चेक करवा लेना चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द मेंसेस, पीरियड्स के दौरान जो है अगर जो वुमेन्स को क्या है कि ब्लीडिंग जो है वो एक्सेस में हो रही है, नॉर्मल से एक्सेस में जा रही है मेंसेस के थ्रू, तो उसमें भी जो है कैंसर का ये कोई स्टार्टिंग सिग्नल हो सकता है। अनएक्सप्लेन लो ग्रेड फीवर, लंबे समय से अगर आपको कोई लो ग्रेड फीवर यानी हल्का हल्का बुखार रह रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं है वो क्यों रह रहा है, तो ये भी सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, यानी ये डेंजर सिग्नल है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सिग्नल्स जो है आपको कैंसर ही हो सकता है, लेकिन ये अर्ली साइन हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें टेस्ट जरूर करवाएं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस फीचर क्या है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम कैंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन होता है वहाँ से टिश्यू को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, उसकी स्टडी, इंटरनल ऑर्गन में से उस टिश्यू को लिया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है कि उसमें कैंसर सेल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सेकंड आती है बायोप्सी, उसमें जो स्मॉल रीजन होता है उसको वहां से, उस टिश्यू को वहां से रिमूव किया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है फर्दर स्टडीज के लिए कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैप्स टेस्ट, इसको पैप स्मीयर टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें जैसे सर्विक्स में अगर कैंसर है, वहां पे कैंसरस या स्टार्टिंग स्टेजेस है कैंसर्स की, या कैंसर सेल्स वहां मौजूद है या नहीं, उसके लिए ये जो है टेस्ट
किया जाता है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड डीएनए प्रोब एनालिसिस। डीएनए प्रोब एनालिसिस में क्या किया जाता है, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक का यूज किया जाता है उन जीन्स का पता लगाने के लिए जो कि किसी भी सर्टेन जो हमारे पास पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कैंसर को कॉज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्यूमर मेकर्स। जैसे कि अगर आप कैंसर सेल्स के लिए कोई भी टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कोई पर्टिकुलर एंटीजन जो कैंसर कॉज करता है उसकी डिटेक्शन हो रही है, ठीक है, यानी कि वो क्या शो कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कर वो पाया जाता है, ठीक है, जो कि कैंसर हो सकता है, एंजाइम या हार्मोन्स कुछ ऐसे जो डिटेक्ट हो रहे हैं, जो ये बताएंगे कि ट्यूमर्स जो है आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो गया है, जो अर्ली स्टेजेस में है या फिर हो सकता है वो नेक्स्ट स्टेजेस भी क्रॉस कर सका हो, जो बाद में ट्यूमर जो है वो बना सकता है या मे बी कैंसरस हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हमारे पास दो तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस से ही आप, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टमक, ठीक है, तो गैस्ट्रोस्कोपी मतलब अगर स्टमक में किसी तरह का कैंसर अगर फॉर्म हो रहा है तो हम उसको गैस्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेप्रोस्कोपी। तो पेल्विक रीजन में अगर कोई भी कैंसर वहाँ स्टार्टिंग स्टेज में है या कोई भी स्टेज में है, उसकी डिटेक्शन के लिए लेप्रोस्कोपी की जाती है। ठीक है, तो ये क्या डिटेक्ट करता है, कैंसर ऑफ द पेल्विक रीजन। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, जिनके साथ मोनोक्लिनिकल एंटीबॉडीज लिंक होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि कैंसर कॉज करने वाले जो स्पेसिफिक एंटीजन्स है, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो टिश्यू है या ऑर्गन है उसमें कैंसर प्रेजेंट, यानी ये अगर एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे कैंसर हो सकता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ल्यूकीमिया, जिसमें कि हमारे ब्लड काउंट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स ये सभी हैं, तो ब्लड और बोन मैरो टेस्टिस जो है वो किए जाते हैं टू काउंट द इंक्रीज सेल काउंट, यानी कि जो सेल काउंट अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूकीमिया कहलाता है। ठीक है, तो ये तरह से ब्लड में कैंसर। ओके, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैंसर के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती हैं, तो सबसे पहले जो है हम रेडिएशन थेरेपी की बात करेंगे। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो कैंसरस पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, यानी जिसमें कैंसर प्रेजेंट है, उसको एक्सपोज किया जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे वगैरह है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये रेज वहां पे कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती हैं। ठीक है, कैंसरस पार्ट ऑफ द बॉडी आर एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे विच किल द कैंसरस सेल्स, जो कैंसर सेल्स को मार देती हैं। ठीक है, और ये जो रेडिएशन थेरेपी है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है वो पाए गए हैं स्किन कैंसर्स में, लिप में, माउथ में और सर्विक कैंसर के अंदर। ठीक है, यानी कि उनको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो थेरेपीज होती है ना, ये जब भी दी जाती हैं तो कैंसर में जो है वो स्टेज मायने रखती है, यानी कि अगर अर्ली स्टेजेस में ही जो है वो कैंसर का पता लग जाए तो ये क्योरेबल हो सकता है। ठीक है, 80% ऑफ कैंसर पेशेंट्स को जो है वो रेडिएशन थेरेपीज दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हमारे पास इसका जो है यूजफुलनेस है, यानी कि ये अच्छे से जो है, यानी इसकी जो है हम इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से, वहाँ पे इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो है कुछ हानियां भी हमारे पास हैं कि रेडिएशन थेरेपी करते टाइम पे जो हमारे नॉर्मल सेल्स जो कैंसर सेल्स के पास ही मौजूद होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो बाकी तो मतलब ये 80% ऑफ कैंसर पेशेंट्स को ये दिया जा रहा है, इसमें हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन एक जो इसका जिसे हम कह सकते हैं कि डिफेक्टेड नहीं, इसका एक जो डिफेक्ट ही है कि हमारे पास कि
जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी कई बार जो है वो हार्म हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थेरेपी जो है हमारे पास वो है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो कैंसर कॉजिंग हार्मोन्स होते हैं उनको हम दूसरे किसी हार्मोन्स के साथ ट्रीट करते हैं, जो क्या करता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या है, वो आगे फर्दर कैंसर कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हार्मोनल थेरेपी हार्मोन कॉज्ड कैंसर, ठीक है, यानी कि वो हार्मोन जो कैंसर कॉज कर रहा है उसको ट्रीट करेंगे, इज ट्रीटेड बाय अनदर हार्मोन विच न्यूट्रलाइज कैंसरोजेनिक हार्मोन, यानी जो हार्मोन कैंसर कॉज कर रहा था उसको वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थेरेपी है हमारे पास वो है सर्जिकल। ठीक है, सर्जरी में क्या होता है, हम सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं। इसमें जिस बॉडी पार्ट में कैंसर होता है या ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है उसको बाय ऑपरेशन जो है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सभी कैंसर से के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया की, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, कैंसर जो है उसको बॉडी से अलग कर देंगे, तो हम ब्लड को थोड़ा ना अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ट्यूमर को अगर हम बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर, तो बाकी जो थेरेपेटिक मेथड होते हैं उनके लिए लोड कम हो जाता है। ठीक है, तो सर्जरी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द कैंसरस पार्ट ऑफ बाय द ऑपरेटिव मेथड, यानी कि कैंसर पार्ट को ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द ट्यूमर लोड बिफोर स्टार्टिंग, सॉरी ये लोड है, ठीक है, बिफोर अदर थेरेपेटिक मेथड। ठीक है, यानी अदर थेरेपीज को स्टार्ट करने से पहले अगर ट्यूमर फॉर्मेशन उसमें हुई है तो हम उसको ऑपरेशन मेथड के थ्रू जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, थेरेपी है हमारे पास वो है कीमोथेरेपी। कीमो से ही, कीमो वर्ड हम यूज करते हैं केमिकल्स के लिए। ठीक है, यानी इसमें केमिकल्स के द्वारा जो है वो कैंसर सेल्स को या तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर डीएनए जो सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए वहां पे जो है वो केमिकल्स की ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी के अंदर जो हमारे केमिकल्स है दैट इज 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6 अमाइनोप्रेक्टिन एक्सेट्रा। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं कैंसर सेल्स को, या फिर डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, या कैंसर सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है ये उसको भी रोक देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक प्लांट है दैट इज कैथरैंथस रोजेस, जिसे हम मोस्टली सदाबहार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इससे 2 तरह की ड्रग्स जो है वो हमें मिलती है, एंटी कैंसरस ड्रग्स, दैट इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, और ये ड्रग्स जो है वो कहाँ यूज की जाती हैं, जब ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के लिए जो है इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी जो होती है इसके द्वारा जो है वो कैंसर को जो है वो ट्रीट तो किया जाता है, लेकिन इसमें जो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके वो ये हैं कि हेयर का लॉस हो जाता है। ठीक है, पर्सन को अनीमिया होने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थेरेपीज थी। नेक्स्ट जो एंटी कैंसरस ड्रग्स है उसको जो है 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो उसको भी हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो गाइस हम कर रहे थे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हमने एंटी कैंसरस ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी 5 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है एंटा मेटाबोलाइट्स। ठीक है, एंटा मेटाबोलाइट्स क्या करती है, ये मिमिक करती है नेचुरल मेटाबोलाइट्स को। ठीक है, नेचुरल मेटाबोलाइट्स को, जो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स होती हैं उनको मिमिक करेगी, मिमिक द नॉर्मल मेटाबोलाइट्स, और क्या करेगी, ये सिंथेसिस जो है न्यूक्लिक एसिड की
उसको इनहिबिट कर देगी। अब जब उसको इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा, फर्दर सेल डिवीजन जो है, जो कैंसर सेल्स है उसमें फर्दर सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम एज ए एंटी कैंसरस ड्रग्स जो है वो यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल है नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड साइक्लोफॉस्फेएमाइड। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या कर लेती हैं, जो डीएनए होता है ना हमारे पास, उस डीएनए के बेस पे ये खुद को लॉक कर लेती हैं। अब वहां पे जो लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी आगे सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल है वह है एसिटोमाइसिन डी। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स हैं। ठीक है, बाकी की 3 ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स है दैट इज एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स को हम सेल पॉइजन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना इफेक्ट जो है वो क्या करते हैं, एंटी कैंसरस इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डीएनए के ऊपर छोड़ते हैं, यानी एक्सर्ट देयर एंटी कैंसरस इफेक्ट बाय डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन विद डीएनए ऑफ द सेल। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड 5 फ्लोरोयूरेसिल। नेक्स्ट जो एंटी कैंसर ड्रग्स है हमारे पास उसमें आता है 4th कैटेगरी में प्लांट एल्केलॉइड। प्लांट एल्केलॉइड में जो हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो डिराइव की जाती हैं कैथरेंसिस रोजे। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है सदाबहार। ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है सेल डिवीजन में, और इसके जो एंटी कैंसरस ड्रग्स जो हम इससे डिराइव्ड करते हैं उनमें आती है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन क्या करती हैं, ये रिवर्स कर देते हैं हार्मोन इम्बैलेंस को, यानी जो इम्बैलेंस वहां पे क्रिएट हुआ है उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, वहां न्यूट्रलाइज कर देंगे। सेम वैसे ही वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। रिवर्स द हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टिमुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन को वो वहां रोक देंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन्स, जो कि वर्क करता है अगेंस्ट द प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, सेकंड में हमारे पास एंड्रोजन्स है जिसमें टेस्टोस्टेरोन, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी स्टडी करा था, अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। ओके, लास्ट जो थेरेपी हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि इसके अंदर नेचुरल एंटी कैंसरस इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। रेडियो इम्यूनोथेरेपी में हम इसका जो है एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, लिंक्ड विद मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज, यानी कि जिसमें मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी के साथ ये लिंक्ड होते हैं, उनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, अल्फा इंटरफेरोन को यूज किया जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में। जब ये दिए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रोंग बनाते हैं, और जो ट्यूमर मेकर सेल्स होते हैं, जो या ट्यूमर जो बन चुका है, ये उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड तंबाकू स्मोकिंग। बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का जो सेवन करते हैं उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ना लिखा भी होता है, चेतावनी दी होती है उन्होंने कि इसको खाने से कैंसर या कर्क रोग हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द टॉक्सिक ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं जो है, या उसमें से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, जिनको इंडस्ट्रीज वाले लोग जो होते हैं जो नदी नालों में बहा देते हैं, या फिर हवा में जो प्रदूषण उनके द्वारा जो फैलाया जाता है, तो उससे भी जो है वो केमिकल्स या रेडिएशंस वहाँ इंडस्ट्रीज से जो निकलती हैं उससे भी कैंसर कोज हो सकता है, उससे भी हमें बचना चाहिए। प्रोफाइलेटिक यूज ऑफ ड्रग्स। प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है कि हमें किसी रोग को होने से रोकना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 हमने जो प्रिवेंटिव मेजर पढ़े ये थे, अगेंस्ट इनसे जो है वो लंग्स कैंसर होने का खतरा जो है वो रहता है। प्रोफाइलेटिक यूज ऑफ ड्रग्स, ये ब्रेस्ट कैंसर में हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि उसको हम प्रिवेंट होने उसको हम इन्फेक्शन होने से जो है वो रोक सकें। ठीक है, हम ड्रग्स का यूज करें ताकि हम उस कैंसर को वहां होने ना दें। ठीक है,
अवॉइडिंग एक्सेस एक्सपोजर ऑफ स्किन टू द सोलर रेडिएशन, धूप में ज़्यादा देर ना जाए। कुछ एरियाज हमारे जो है वो ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो उससे स्किन कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। चेंज इन सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि जैसे कई लोग जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स जो है सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, और या फिर उनको अगर यूट्रस का या सर्विक्स का कैंसर है तो वहाँ पे उनको सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अवॉइडिंग द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल इरिटेंट्स, फिजिकल यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा लोग कांगड़ी का यूज करते हैं, जहाँ पे बर्फ पड़ती है ना, तो उसको वो अपने ना कंबल के अंदर जो है उसको लेके वो कहीं भी आ जा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो हीट का एक्सपोजर है ना वो डायरेक्ट रहता है उनके साथ, जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये जो थे प्रिवेंटिव मेजर थे कैंसर के, तो यहाँ पे कैंसर का टॉपिक हमारा जो है वो फिनिश होता है। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो या मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून विद अस, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, बाय।